स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में। स्टोरी पार्ट 2 11 से 15 रीबर्थ ऑफ हुकम रानीसा। उसकी यह बात सुनकर ईशानी की आंखों में जो आंसू आए थे वह एक बार फिर से बहने लगते हैं और वह जो बात सिद्धार्थ से बोलने वाली थी वह नहीं बोलता है। सिद्धार्थ भी बिना किसी एक्सप्लेन के वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिनों से दोबारा से पता चलता है कि ईशानी फिर से महल से बाहर गई है, जिससे सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वह इस बार ईशानी से कुछ भी नहीं कहता है, ये सोचकर क्योंकि वह उसकी पत्नी है, लेकिन नहीं उसका उस पर कोई हक है और ना ही ईशानी का उस पर। फ्लैशबैक ओवर। सिद्धार्थ को अब अपनी की हुई गलती पर पछतावा हो रहा था। आखिर उसने ईशानी से इस बारे में बात क्यों नहीं की थी? कम से कम हो उसको इस तरह से नीचे नजरों से तो नहीं देखा अगर उसे पता होता तो। लेकिन अब शायद पछताने के लिए बहुत देर हो गई थी। वह आज दादरी से बिना मिले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है और आज वह ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं रुकता है। ईशानी आज भी हमेशा की तरह पहले आश्रम जाती है। अनाथ आश्रम के गेट के बाहर उतारकर ईशानी उसे अनाथ आश्रम को देखने लगती है, जहां पर उसने अपने पूरे 20 साल बताए थे। अनाथ आश्रम के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। ईशानी की उम्र इस वक्त 22 साल की है। 2 साल की उसकी शादी हो चुकी थी और 6 महीने बाद ही उसका किडनैप हुआ था वैसे ही के द्वारा। उसके बाद उसने 1.5 साल उसे कैद में बताए। जब ईशानी की मौत हुई थी तब वह 24 साल की थी और जब उसका पुनर्जन्म हुआ है तो वह वापस से अपने 22 साल की एज में आई थी। गेट के सामने खड़ी हुई ईशानी बस उसे अनाथ आश्रम को देख रही थी। अंदर एक बड़ा सा गार्डन था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। कुछ बड़े बच्चे अपना काम कर रहे थे। वह धीरे कदमों से अंदर जाने लगती है। इस अनाथ आश्रम का नाम सामान्य अनाथालय है। ईशानी आराम से चलते हुए अनाथ आश्रम के अंदर जा रही थी कि तभी कोई आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। ईशानी एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस टच को महसूस करनी रहती है। आखिर पूरे 1.5 साल बाद वह इस एहसास को महसूस कर पा रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही बोलती है, तुम सच में कभी नहीं सुधर सकती हो ना। हम इतने बड़े हो गए हैं और तुम अभी भी बच्चों की तरह आकर मुझे इस तरह से गले लगाती हो। कोई देखेगा तो हमें लेस्बियन समझेगा। उसकी यह बात सुनकर उसे लड़की का मुंह बन जाता है, जो कि उसे गले लगाए हुए खड़ी हुई थी, और वह जल्दी से उसे छोड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। उस लड़की ने इस वक्त एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। उसके बालों को उसने एक फ्रेंच चोटी में बनाया हुआ था और कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हुए थे। देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। वह लड़की अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, यार ईशानी, मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी दोस्त होगी जो अपनी दोस्त के बारे में ऐसा बोलती हो। मतलब हद है यार। एक तो मैं तुझे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, तू जब भी यहाँ पर आती है तब भी मैं तेरा इतने प्यार से वेलकम करती हूँ, और तू है कि मुझे ही लेस्बियन बोल रही है। शुक्र मना के यहाँ पर कोई बड़ा इंसान नहीं है जिसने हमारी बातें सुनी हो। अगर उसने हमारी बातें सुन ली होती तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचता। मतलब देख मुझे, देख, पूरे ध्यान से देख। कहां से मैं तुझे लेस्बियन दिखाई देता हूं? खुद की तो शादी हो गई है इसलिए इतना ज्यादा भाव खा रही है। लेकिन यार मेरे बारे में तो सोच, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। उसकी ऐसी बचकानी और नौटंकी भरी बातें सुनकर ईशानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, अब इस तरह से बच्चों की तरह रूठना बंद कर, चल अंदर चलते हैं। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद हमें चलना भी है। याद है ना तुझे? उसकी बात सुनकर वह लड़की अपना गंभीर चेहरा बना देती है। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर नटखट बना और मुस्कान थी वह कहीं गायब हो जाती है और वह सीरियस होकर बोलती है, हाँ मुझे याद है, चल रूम में चल, तू थोड़ी देर के लिए बैठना। उसके बाद मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है।
इतना बोलकर वह लड़की ईशानी को अनाथ आश्रम के अंदर लेकर चली जाती है। ये भले ही एक अनाथ आश्रम था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर किसी के लिए छोटे छोटे अलग अलग रूम बनाए गए थे, जहां पर एक सिंगल बेड साथ में एक कपबोर्ड था, जिसमें वह अपनी जरूरत का सामान रख सकते थे। नहाने के लिए बड़ा वॉशरूम बनाया गया था, जो कि बाहर की तरफ बने हुए थे। लड़कियों के लिए अलग बनाया गया था और लड़कों के लिए। वह लड़की अपने कपड़े निकालती और ईशानी की तरफ देखते हुए बोलती है, तुझे जो चाहिए तू ले सकती है, और तुझे खाने के लिए कुछ चाहिए हो तो तुझे बताए कहां पर जाना है। मैं जब तक तैयार होकर आता हूं। उस लड़की की बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कोई कह नहीं सकता था कि यह लड़की होगी, क्योंकि अभी सुबह के 10 बजे बज रहे थे और उसने अभी तक नहाया नहीं था। लगभग इस तरह की लड़के होते हैं, लेकिन ये पहली लड़की थी जिसे ईशानी जानती थी, जो कि इतनी ज्यादा अजीब थी, लेकिन फिर भी वही ईशानी की जान थी। ईशानी की उसमें जान बचाती थी। उसके जाने के बाद ईशानी के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कान थी वह कहीं गायब हो जाती है और उसकी आंखों में नमी उतर आती है, और वह नीचे जमीन को घूरते हुए बोलती है, आई एम सॉरी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब मेरी वजह से हुआ था। अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी जैसी दोस्त नहीं होती तो तुम्हें वह कुछ भी सफर नहीं करना पड़ता जो तुमने किया था। फ्लैशबैक। जब ईशानी को किडनैप किया गया था तो उसे एक अपार्टमेंट में रखा गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे उस अपार्टमेंट से उसे खंडार वाली जगह पर शिफ्ट करने के लिए कुछ लोग आए थे। अब तक ईशानी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और उसे खंडार वाली जगह पर ले जाया गया था और वहां पर उसे जंजीरों से बांध दिया गया था। वहां पहुंचे हुए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अचानक से उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं बता रही हूं, अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ईशानी को भी छोड़ दो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ईशानी कौन है? अगर इसके हस्बैंड को पता चल गया तो वह तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देगा। ईशानी, जो कि बेहोशी की कगार में थी, उसकी यह बात सुनकर सामने देखती है तो वहां पर उसे गुनगुन दिखाई देती है। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और साथ ही साथ दुख भी होता है, क्योंकि वह इस हालत में नहीं थी कि वह उसे बचा पाए। एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी गुनगुन को उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ उसे खांडल के अंदर लेकर आ रहा था। उसके बाद वह उसे जमीन पर पटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिससे उसकी उंगलियों के निशान गुनगुन के गोरे गाल पर छप जाते हैं, और उसके होठों से खून निकलने लगता है। तू समझती क्या है खुद को? जब से यहाँ पर आए है चिल्लाई जा रही है। ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है सब तेरी वजह से ही हो रहा है। क्या जरूरत थी तुझे हमारे पीछे आने की? अब जब तू आई गई और तूने ये सब देख ही लिया है, तो हम तुझे ऐसे कैसे दे सकते हैं? लेकिन अभी हमारे मालिक यहाँ पर आए नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि तेरे साथ आखिर करना क्या है। इसलिए जब तक वह लोग नहीं आ जाते हैं तब तक अपना मुंह बंद करके बैठी है, वरना तेरे हाथ पैर बांधकर तुझे एक कोने में डाल दूंगा। गुनगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई ईशानी को किडनैप करने की और उसके साथ इतना बुरा बिहेव करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह कौन है? इस बार वहां पर जितने भी आदमी से जब जोर जोर से हंसने लगते हैं, वह इस वक्त उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रहे हो। एक आदमी हंसता हुआ गुनगुन की तरफ देखता है और उसके बाल खींचते हुए बोलता है, लगता है तेरी दोस्त ने कभी उसके और उसके पति के बारे में तुझे कुछ बताया नहीं है, इसलिए ही तो इतना ज्यादा उड़ रही है। हाँ, हम जानते हैं कि तेरी ये दोस्त कौन है, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता है कि तेरी इस दोस्त का और हमारे हुकुमसा का रिश्ता सिर्फ दिखावटी रिश्ता है। वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।
इनफैक्ट तेरी इस दोस्त ने तो उन्हें फोन करके सारा सच भी बता दिया था। लेकिन देख, वह अभी तक उसे लेने तक नहीं आई है। अगर उनका रिश्ता इतना ही ज्यादा मजबूत होता तो वह यहाँ पर होते। तो तू अपनी यह पीपड़ी बजाना बंद कर और चुपचाप से पड़ी रहे यहाँ पर। तभी वहां पर एक गाड़ी रोकने की आवाज आती है। थोड़ी ही देर में वहां पर वैदेही आती हुई दिखाई देती है, जिसने एक महंगी साड़ी पहनी हुई थी और साथ में बहुत सारे गहने पहने हुए थे, जिससे वह अपनी अमीराई का प्रदर्शन कर रही थी। गुनगुन को वहां पर देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और अपने आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? और तुम लोग यहाँ पर इसको लेकर क्यों आए थे? वह आदमी जिससे ये सवाल पूछा गया था वह थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए ही बोलता है, मैडम, हम इसे यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहते थे। वह जब हम ईशानी को यहाँ पर लेकर आ रहे थे, तब इस लड़की ने उसे देख लिया था। वह हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई थी। वह तो अच्छा था कि हमारे एक आदमी ने इसे देख लिया और इसे पढ़कर यहाँ पर ले आया। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब बताए, अब हमें इनका क्या करना चाहिए? वैदेही एक नजर अपने सामने पड़ी हुई उसे लड़की को देखते हैं। इसके गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे और होठों से खून बह रहा था। उसके बाद वह अपने सामने पड़ी हुई ईशानी को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी, और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मानना पड़ेगा ईशानी, तुम्हारी ये दोस्त है, बहुत काबिल और बहुत भरोसेमंद भी है। मतलब ये जानते हुए भी कि तुम किस हालत में हो और वह अकेली तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, फिर भी वह बेवकूफों की तरह यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गई। ये सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है तो फिर उसे प्यार का हर्जाना भी तो इसे भूखन पड़ेगा ना। ये सब कहते हुए वैदेही एक घिनौनी मुस्कान मुस्कुरा रही थी और नीचे पड़ी हुई ईशानी को देख रही थी। ईशानी जब वैदेही की बात सुनती है तो वह पहली बार उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब बताए, अब हमें इनका क्या करना चाहिए? वैदेही एक नजर अपने सामने पड़ी हुई उसे लड़की को देखते हैं। इसके गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे और होठों से खून बह रहा था। उसके बाद वह अपने सामने पड़ी हुई ईशानी को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी, और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मानना पड़ेगा ईशानी, तुम्हारी ये दोस्त है, बहुत काबिल और बहुत भरोसेमंद भी है। मतलब ये जानते हुए भी कि तुम किस हालत में हो और वह अकेली तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, फिर भी वह बेवकूफों की तरह यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गई। ये सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है तो फिर उसे प्यार का हर्जाना भी तो इसे भूखन पड़ेगा ना। ये सब कहते हुए वैदेही एक घिनौनी मुस्कान मुस्कुरा रही थी और नीचे पड़ी हुई ईशानी को देख रही थी। ईशानी जब वैदेही की बात सुनती है तो वह पहली बार उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और विनती भरी नजरों से वैदेही को देखते हुए बोलती है, आप जानती हैं, आप जानती हैं कि मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है। ना तब जब आप मुझसे झूठी हमदर्दी दिखाई करती थी, और ना अब जब आपने मुझे इस तरह से कैद करके रखा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इसे जाने दीजिए, इसमें कुछ नहीं किया है। प्लीज इसे जाने दीजिए। ईशानी को इस तरह से खुद के आगे हाथ जोड़ता हुआ देखकर वैदेही के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है और वह हंसते हुए ही बोलती है, ये दोस्ती भी कमाल की चीज है ना। एक ये दोस्त है जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ गई, अपने आप को फंसा लिया, और इस वक्त यहाँ पर अपनी मौत की कगार पर खड़ी हुई है। और एक तुम हो जिसने कभी मेरे आम सामने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन अपनी दोस्त की जान के खातिर रब मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी हो। वाह रे दोस्ती। वैसे मुझे तुम्हें इस तरह से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहती हूँ और इसे छोड़ना भी चाहती हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ।
क्योंकि अगर मैं इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह बाहर जाकर सबको बता देगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और अगर मैं इसे छोड़ दिया और उसने बाहर जाकर सब कुछ बता दिया, तो मेरा बरसों का बनाया हुआ प्लान एक पल में ही खराब हो जाएगा। तो मेरी प्यारी ईशानी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ईशानी उसे और कुछ कहना चाहती थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुआ था। और वह लड़का अंदर आते हुए वैदेही की तरफ देखा है और बोलता है, मैडम आपका काम हो गया है, अगर और कुछ नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ। वैदेही उसकी तरफ देखती हो और बोलती है, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम सच में अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ देना चाहती हूँ। ये सुनकर उसे लड़के की आंखों में चमक आ जाती है और वह वैदेही के आगे खाने का इंतजार करता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये सामने पड़ी हुई लड़की तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है? है ना देखने में एकदम कमाल की? जाओ इसे ले जाओ और जाकर मजे करो। लेकिन हाँ, याद रखना कि मजे करने के बाद इसे ठिकाने भी लगाना है। उसकी यह बात सुनकर तो उसे आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसने मास्क पहने हुआ था जिसकी वजह से वह किसी को दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसकी आंखों में दिख रही चमक ये साफ बयां कर रही थी कि वह कितना बड़ा हैवान है। वैदेही की बात सुनकर ईशानी उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, जाने दो इसे। तुम एक औरत होकर किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ईशानी इस वक्त जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई थी, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से बोल रही थी ताकि उसकी आवाज वैदेही के कानों तक पहुंच सके। लेकिन उसकी बातों से वैदेही को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गुनगुन जमीन पर पड़ी हुई थी। वैदेही के वहां पर आने के बाद गुनगुन के मुंह पर टेप लगा दी थी जिससे वह कुछ बोल ना सके। वैदेही की बात सुनकर वह भी अंदर तक कांप जाती है। वह उसे ऐसा ना करने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रही थी। वह लड़का एक नजर गुनगुन को देखा है और उसे एक हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ वहां पर बने हुए एक रूम में लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसे रूम से गुनगुन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इन आवाजों को सुन लेता तो अंदर तक उसकी रूह कांप जाती, लेकिन बाहर खड़ी हुई वैदेही को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही ईशानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। लगभग 3 घंटे तक ये हैवानियत गुनगुन के साथ वह इंसान करता रहा। उसके बाद उसी रूम से एक गोली चलने की आवाज आती है और साथ में एक चीख, जिसके साथ ही वहां पर जो डरावना माहौल बना हुआ था वह एकदम से ही शांत हो जाता है। वैदेही वहां से बहुत पहले ही जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का बाहर निकलता है और उसके कपड़ों पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। लेकिन देखकर ही पता चल रहा था कि यह खून उसका तो बिल्कुल भी नहीं है। वह आदमी बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। ईशानी की नजर बहुत धुंधली हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे आदमी के हाथ पर बने हुए निशान को देख लिया था, जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। फ्लैशबैक ओवर। ईशानी यह सब सो ही रही थी कि तभी वहां पर गुनगुन आ जाती है, जो कि उसके सामने अपना हाथ हिला रही थी, जिसे आसानी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और उसे अपने सामने गुनगुन का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिससे न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुनगुन जब उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो वह बोलती है, हेलो मैडम, कहाँ खो गई हो तुम? देखो, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर बार मेरी ही ख्यालों में खोई रहोगी। यार, मेरा प्रिंस चार्मिंग तो पता नहीं कहाँ पर होगा। तेरा प्रिंस चार्मिंग तो तुझे मिल गया है ना? तो तुझे नहीं लगता है कि तुझे उसके ख्यालों में गुम होना चाहिए, ना कि मेरे?
उसकी बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कान थी वह कहीं गायब हो जाती है और उसे एक बार फिर से सिद्धार्थ की हुई हरकतें याद आ जाती है, जिन्हें याद करके उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। वैसे तो गुनगुन उसकी बचपन की दोस्त थी और वह उसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, लेकिन बस एक यही बात थी जो उसने कभी उसे बताई नहीं थी कि सिद्धार्थ का और उसका रिश्ता वैसा नहीं है जैसे कि वह सोचती है। और ऐसा उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह एक अनाथ थी और साथ में गुनगुन भी एक अनाथ लड़की थी। उनकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी और जितनी भी थी उन्हें वह बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। जब गुनगुन को इस बारे में पता चला था कि ईशानी की शादी होने वाली है तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी, जिसकी वजह से ईशानी कभी उसे अपनी और सिद्धार्थ की लाइफ की सच्चाई बताए ही नहीं पाई। ईशानी को एक बार फिर से अपने ही ख्यालों में गम देखकर गुनगुन बोलती है, वैसे तो तुम हमेशा मुझे बोलती रहती हो कि मैं हमेशा खोई रहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रही थी कि हमें लेट हो रहा है और अब तुम इस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हो। क्या आप हमें लेट नहीं हो रहा है? उसकी यह बात सुनकर ईशानी एकदम से अपनी जगह से खड़ी होती है और बोलती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं कौन सी घड़ी में भगवान ने तुझे लड़का बनने से मन कर दिया और तू एक लड़की बन गई। मतलब तुझे समझ में भी आ रहा है अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के और तू अभी तक नहाई नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की? उसकी बात सुनकर गुनगुन का मुंह बन जाता है और वह ईशानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगती है और साथ में बोलती है, अब तो मुझे लेक्चर देना बंद कर। तू जानती है ना मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। और रही बात मेरी सुधारने की तो मैं सुधर जाऊंगी। वैसे अगर नहीं भी सुधारी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरा हस्बैंड होगा ना मैं उसे भी अपना जैसा ही बना लूंगी। उसकी यह बात सुनकर तो ईशानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच में उसकी ही दोस्त है। इसी तरह से मजाक मस्ती करते हुए वह लोग वहां से निकल जाते हैं। सिद्धार्थ का ऑफिस। सिद्धार्थ इस वक्त अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और अपने सामने देख रहा था जहां पर एक 25 से 26 साल का लड़का खड़ा हुआ था, जिसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अमन, तुम जाओ और जाकर ईशानी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। और याद रहे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट नहीं चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। उसके अनाथ आश्रम से पहुंचने तक से लेकर अब तक की मुझे हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए। अमन अपने सामने बैठे हुए अपने बॉस की तरफ देखता है। वह जानता था कि ईशानी कौन है और साथ में ये भी जानता था कि उसके बस अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन आज अचानक 2 साल बाद आखिर उन्हें क्या सूझी है कि वह अपनी वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अमन के मन में यही सब ख्याल चल रहे थे, लेकिन वह अपने एक भी ख्याल को सिद्धार्थ के सामने बयान नहीं कर सकता था। तभी उसे सिद्धार्थ की कड़क मगर ठंडी आवाज सुनाई देती है, अमन मैं जो कह रहा हूं तुमको सुन भी रहे हो या नहीं? मैंने जो कुछ भी कहा है वह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट ला कर दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर अमन सर झुकाकर अपनी गर्दन हमें दिला देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ अपने खाली केबिन में अकेला रह जाता है। उसके ख्यालों में इस वक्त ईशानी का वही मासूम और प्यारा चेहरा दिखाई देता है, जो कि उसने कल रात अचानक से उसके रूम में इंटर करते हुए देखा था जब वह आराम से अपनी नींद में सो रही थी। लेकिन नींद से चैन के बाद ही उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वह कहीं गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर एक बार फिर से दर्द की और साथ में नफरत की लकीरें उभर आई थी। सिद्धार्थ अपने ही ख्यालों गुम था और धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया था। हमें जानता हूं कि मैं इस शादी को नहीं निभा सकता हूं क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं
कि डाइवोर्स के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीने में मदद जरूर करूंगा। वह ये सब बोल तो रहा था, लेकिन उसके दिल में ये सब बोलते हुए भी दर्द हो रहा था, जिसका मतलब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जब जब वह ईशानी से अलग होने की सोचता है या उससे इस बारे में पता चलता है तो उसका दिल इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो जाता है। उसके ख्यालों में इस वक्त ईशानी का वही मासूम और प्यारा चेहरा दिखाई देता है, जो कि उसने कल रात अचानक से उसके रूम में इंटर करते हुए देखा था जब वह आराम से अपनी नींद में सो रही थी। लेकिन नींद से चैन के बाद ही उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वह कहीं गायब हो गई थी, और उसके चेहरे पर एक बार फिर से दर्द की और साथ में नफरत की लकीरें उभर आई थी। सिद्धार्थ अपने ही ख्यालों गुम था और धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया था। हमें जानता हूं कि मैं इस शादी को नहीं निभा सकता हूं क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि डाइवोर्स के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीने में मदद जरूर करूंगा। वह ये सब बोल तो रहा था, लेकिन उसके दिल में ये सब बोलते हुए भी दर्द हो रहा था, जिसका मतलब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जब जब वह ईशानी से अलग होने की सोचता है या उससे इस बारे में पता चलता है तो उसका दिल इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो जाता है। जयपुर के फेमस एरिया में, जो कि बिजनेस हब के नाम से जाना जाता था, वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी और उसे पर नाम लिखा हुआ था द फूड ऑफ हेवन। यह एक कंपनी का नाम था, क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। जयपुर में जितने भी रेस्टोरेंट या मॉल थे वह कहीं ना कहीं इस कंपनी से लिंक थे, क्योंकि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी जयपुर में हर जगह पर फैली हुई थी। यहाँ की रेसिपीज बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती थी। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसी के टॉप फ्लोर पर एक बड़ा सा केबिन बना हुआ था। दो लड़कियां सोफे पर बैठी हुई थी। गुनगुन ईशानी की तरफ देखते हुए बोलती है, ईशानी तो क्या सोचा है तूने इस बारे में? वह लोग पिछले 15 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे क्या जवाब देना चाहिए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से तुझे कोई जानता भी नहीं है, तूने सब जगह मुझे ही काम करने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन हर किसी को ये भी पता है कि इस कंपनी के ओनर में नहीं बल्कि तू है। ईशानी बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद वह गुनगुन के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है। उसका ये जवाब सुनकर गुनगुन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या मतलब? तेरे ठीक है का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, डिटेल में बताओ। ईशानी मुस्कुराते हुए कुछ सोचती है और उसके बाद गुनगुन की तरफ देखते हुए बोलती है, यही कि तू उन्हें बता दे कि इस बार मैं जरूर आऊंगी। उसकी यह बात सुनकर तो गुनगुन भी एक पल के लिए सदमे में चली जाती हो और अपनी जगह से खड़ी होकर बोलती है, क्या तू मान गई? लेकिन कैसे? उसका ये सवाल सुनकर ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही बोलती है, तुझे याद है जब हमने ये कंपनी शुरू की थी तब हम सिर्फ 18 साल के थे। उसे टाइम पर हमारा एक सपना था कि हम इस कंपनी को जयपुर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फेमस कर देंगे। लेकिन फिर मेरी शादी हो गई। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी किसी और से नहीं बल्कि सिद्धार्थ सिंह राजपूत से होगी, जो कि कोई और नहीं बल्कि जयपुर का हुकुम सा है। उसके बाद ईशानी कुछ सोचने लगती है। सिद्धार्थ ने पहली रात ही उसके साथ जो बिहेवियर किया था और उसके बाद उसने लगातार 2 साल तक उसके साथ जो व्यवहार किया था, उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि वह उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो हो सकता है उसका ये सपना टूट जाता। जब इस कंपनी की उसने शुरुआत की थी तब ज्यादा लोग उसे नहीं जानते थे। ये हाल ही में इतनी ज्यादा फेमस हुई थी। इसलिए जब से उसकी शादी हुई थी तब से जितनी भी डील्स क्रैक करनी होती थी, उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी जितनी भी जरूर की चीज थी वह सब कुछ ईशानी भी हैंडल करती थी। लेकिन जब क्लाइंट से मिलने की बात होती थी तब हमेशा गुनगुन ही जाती थी।
हालांकि उन्होंने मिलकर इतना पैसा कमा लिया था कि अब वह अलग रहकर अपनी जिंदगी आराम से जी सकती थी। लेकिन फिर भी वह दोनों अनाथ आश्रम में ही रहती थी। ईशानी जयपुर की हुक्मरानी सा है, ये तो हर किसी को पता था, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि थे हेवन ऑफ फूड मालकिन कोई और नहीं बल्कि ईशानी ही है। गुनगुन उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलती है, मतलब तूने सिद्धार्थ जीजू से बात कर ली है इस बारे में? उन्हें कोई एतराज नहीं है ना इससे? उसकी बात सुनकर ईशानी अपने मन में बोलती है, पूरे 2 साल उनके साथ रहने के बाद भी, और एक साथ उसे कैद में बिताने के बाद, अपनी जिंदगी को खत्म करने के बाद, मुझे जिंदगी का एक रूल तो समझ में आ गया है। मुझे जो करना है अब मैं वही करूंगी। जिसको जो करना है वह करे। लेकिन अब मैं अपना सपना जरूर साकार करूंगी। पहले मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब जब मैं सिद्धार्थ को ही छोड़ दिया है, तो फिर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। गुनगुन इस बार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है और अपनी एक्साइटमेंट में बोलती है, इसका मतलब यह है कि तू सच में जज बनने के लिए तैयार है। अब तो तू सच में टीवी पर दिखाई देने वाली है। वह मेरी फ्रेंड तो सच में सेलिब्रिटी बन जाएगी। किसने सोचा था कि सेलिब्रिटी बनने से पहले और बिजनेस वार्ड में अपनी तक जमाने से पहले ही तू जयपुर की हुक्मरानी सा बन जाएगी। उसकी बात सुनकर ईशानी अपने होश में आती है और उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। हालांकि ईशानी को पूरे 1 साल तक कैद में रखा गया था और वह 1.5 साल पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से उसके पास पूरे 1.5 साल की मेमोरी थी और उसे 1.5 साल में होने वाली हर एक इवेंट के बारे में पक्की इंफॉर्मेशन थी, जो कि किसी भी खुफिया एजेंट के पास भी नहीं होगी। आखिर वह भविष्य जो जानती थी। ये सब सोते हुए ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह गुनगुन की तरफ देखते हुए बोलती है, गूगल मैं तुझे एक लिस्ट बनाकर दे रही हूँ। इनमें जितनी भी कंपनी मैंने लिखी है उन सब किस शेयर्स खरीद लेना। याद रहे जितना भी हमारे पास फंड है वह सारा तुम उसे कर सकती हो, बस 10% छोड़ देना। वैसे तो ईशानी को इस फंड की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सिक्योरिटी रीजन के पर्पस से छोड़ दिया था। लगभग 15 मिनट बाद ईशानी लिस्ट बनाकर दे देती है और गुनगुन की तरफ देखते हुए बोलती है, जो मैंने जितनी भी कंपनी का नाम लिखे हैं उन सब के शेयर्स खरीद लेना। गुनगुन मुस्कुराते हुए उसके हाथ से उस लिस्ट को लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसे लिस्ट में पर लिखे हुए नाम पर पड़ती है उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बाद वह ईशानी को इस तरह से देखते हैं जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रही हो और अपनी धीमी आवाज में ईशानी की तरफ देखते हुए बोलती है, ईशानी तो ठीक तो है ना? कहीं तू आज यहाँ पर आ रही थी तो तेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना? या फिर तू कहीं पर गिर गई हो, इसके बारे में तुझे पता ना हो, या फिर तूने मुझे बताया ना हो। उसकी ऐसी अनाप क्षण बातें सुनकर ईशानी चढ़ जाती है और वो चीखते हुए बोलती है, गुनगुन तू मेरा दिमाग खाना बंद करेगी क्या? अरे क्या बकवास कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोलना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर गुनगुन तपाक से बोलता है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तू बात कर रही थी तो मुझे लगा था कि तू बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सजेस्ट करेगी जो कि इस वक्त ग्रो कर रही है, लेकिन नहीं, तूने जो नाम लिखकर मुझे दिए हैं वो सारी कंपनी वह कंपनियां हैं क्योंकि इस वक्त डूबने के कगार पर है। इन कंपनी के शेयर इतनी ज्यादा गिर चुके हैं कि यह कंपनी कब बंद हो जाएगी यह भी पता नहीं है। कोई फ्री में भी इन कंपनी के शेयर्स खरीदना नहीं चाहता है। इस वक्त इन कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वह इतनी ज्यादा कम है कि 10 रुपये 5-5 रुपये के अंदर शेयर्स मिल रहे हैं, और तू चाहती है कि हम हमारी प्रॉफिट का 90% से इन कंपनियों के शेयर्स खरीदने में लगा दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। उसकी बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर वो उसकी जगह होती तो वह भी यही सब सोचती और यही सब कहती, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त ये था कि उसके पास पूरे 1.5 साल की मेमोरी थी
और वह जानती थी कि इस वक्त जितनी भी कंपनियों के नाम उसने लिखे हैं वह भले ही डूबने के कगार पर हो, लेकिन पिछले 2 महीने के बाद ही वह इस तरह से अपनी रफ्तार पकड़ने की बाकी सारी कंपनी या पीछे छूट जाएंगे। ईशानी को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर गुनगुन और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वह बोलती है, ईशानी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तू इस तरह से मुस्कुरा रही है। क्या मैं जान सकती हूँ ट्यून इन सारी कंपनियों को ही क्यों चुना है? ईशानी मुस्कुराते हुए गुनगुन की तरफ देखती है और बोलती है, गुनगुन क्या तुम मुझ पर विश्वास करती है? उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ अपने हाथों में पड़ते हुए बोलती है, अगर तुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो अभी हम यहाँ पर नहीं होते। ये सब तेरा ही आइडिया था जिसकी वजह से आज हम इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, वरना मेरा प्लान तो बस जॉब करने का ही था, लेकिन ये बिजनेस खड़ा करने का आइडिया तेरा था, तो मैं तुझ पर विश्वास कैसे नहीं करूंगी? हाँ, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। गुनगुन की बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो बोलती है, ठीक है, तो जैसे तूने 4 साल पहले मुझ पर विश्वास किया था, एक बार फिर से मुझ पर विश्वास कर। मैं तुझे यह नहीं बता सकती हूँ कि मैं अभी इन कंपनियों को क्यों सिलेक्ट किया है, लेकिन मैं तुझे ये यकीन दिला सकती हूँ कि मेरा यह फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। उसकी बात सुनकर गुनगुन भी अब कुछ नहीं रहती है और उसे लिस्ट को लेकर वहां से चली जाती है। ईशानी जब ये देखी है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह वापस से अपनी चेयर पर जाकर काम करने लगती है। अंडरस्कोर राजपूत इंडस्ट्रीज पूरी इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस थी, और यह इंडस्ट्री ज्यादातर टूरिज्म और साथ में होटल के लिए मशहूर थी, और साथ में इसके अंदर बहुत सारी कंपनी काम करती थी, जिनमें से ज्वेलरी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा गो करने वाली कंपनी थी। सिद्धार्थ अभी एक होटल से अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया ही था कि वह देखता है कि उसके केबिन में पहले से ही कोई मौजूद था। हालांकि वह इंसान तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके केबिन में जो कॉफी टेबल था वहां पर एक कॉफी मग और साथ में कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे। उसकी बात सुनकर गुनगुन भी अब कुछ नहीं रहती है और उसे लिस्ट को लेकर वहां से चली जाती है। ईशानी जब ये देखी है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह वापस से अपनी चेयर पर जाकर काम करने लगती है। अंडरस्कोर राजपूत इंडस्ट्रीज पूरी इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस थी, और यह इंडस्ट्री ज्यादातर टूरिज्म और साथ में होटल के लिए मशहूर थी, और साथ में इसके अंदर बहुत सारी कंपनी काम करती थी, जिनमें से ज्वेलरी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा गो करने वाली कंपनी थी। सिद्धार्थ अभी एक होटल से अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया ही था कि वह देखता है कि उसके केबिन में पहले से ही कोई मौजूद था। हालांकि वह इंसान तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके केबिन में जो कॉफी टेबल था वहां पर एक कॉफी मग और साथ में कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे। वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और फाइल में कुछ करने लगता है कि तभी उसके वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वहां से उसे नव्या आई हुई दिखाई देती है। नव्या ने इस वक्त एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि दिखने में काफी ज्यादा सेक्सी थी। उसकी क्लीवेज उसमें साफ तो हो रही थी, और उसने ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी, जिसमें सच में वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। वो स्माइल करते हुए सिद्धार्थ के पास जाती है और उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोलती है, सिद्धार्थ कहीं घूमने चलते हैं? वैसे भी मुझे आए हुए पूरा एक दिन हो गया है, लेकिन हमारी ज्यादा बात ही नहीं हो पाई है। मैं सच में राजस्थान के बारे में बहुत कुछ सुना था और मुझे देखना भी है। सिद्धार्थ उस तरफ देखता है जहां पर नव्या उसके हाथों से चीनी हुई फाइल लेकर खड़ी हुई थी। उसे नव्या का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है और नव्या को बैठने का इशारा करता है। नव्या मुस्कुराते हुए उसे फाइल को बंद करती है और उसकी गोद में बैठ जाती है, जिससे सिद्धार्थ अपनी आंखें तुरंत ही बंद कर लेता है। नव्या का फेस सिद्धार्थ के साइड में नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पा रही थी। वही सिद्धार्थ के फेस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपना हाथ आगे बढ़कर नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने आप से दूर करते हुए बोलता है,
नव्या, मैंने कितनी बार कहा है कि यह लंदन नहीं इंडिया है। यहाँ पर इस तरह से रहना अच्छा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर नव्या मुंह बना लेती है और गुस्से से घूमते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, सिद्धार्थ, अब क्या प्रॉब्लम है? जब से हम मिले हैं तब से तुमने एक बार मुझे गले तक नहीं लगाया है। ये कहते हुए कि यह सब हम लोग शादी के बाद करेंगे और मैं तुम्हारी बात मान भी ली थी। लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम्हारी उस गवार वाइफ में पहले ही डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और तुमने भी साइन कर दी है, 6 महीने में डाइवोर्स मिल जाएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम ये सब कर सकते हैं अभी? नव्या भले ही वो लड़की नहीं थी जिसे सिद्धार्थ प्यार करता था और वैदेही जी ने उसे यहाँ पर पैसे देकर बुलाया था, लेकिन जब उसने सिद्धार्थ को पहली बार देखा था, उसे देखकर उसके ऊपर लट्टू हो गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ सच में बहुत ज्यादा हैंडसम था और उसका वो हैंडसम चेहरा और साथ में उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी था। पहले से ही यह जानती थी, पैसों के लिए कर रही है, उसके चार्म से प्रभावित हो गई थी। नव्या कैसे भी करे सिद्धार्थ को अपना बना लेना चाहती थी। उसने कई बार लंदन से सिद्धार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। खूबसूरती के जाल में फंस गए, एक बार उसके साथ वो सब कर ले, लेकिन वो कभी भी अपने प्लान में खराब नहीं हो पाए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसकी तरह दिखता है, बोलता है, हाँ, मैंने तुमसे यह बात कही थी और हमारा डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और रही बात हमारे साथ में आने की, तो वह हम शादी के बाद ही करेंगे, यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठना है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें महल जाना चाहिए। राजस्थान तो मैं किसी को अरेंज कर देता हूँ, उसके साथ तुम राजस्थान घूमने के लिए चली जाना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। वही नव्या तो बस उसे देखते रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि सिद्धार्थ उसको अपने करीब क्यों नहीं आने देता है, जबकि वह उसे यकीन दिला चुकी है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ प्यार है। फिर भी हमेशा जब भी वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है, वह हमेशा ही उसे ये कहकर रोक देता है कि जब उनकी शादी होगी तब फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। सिद्धार्थ के जाने के बाद नव्या भी अपने पैर पटकती हुई अपना सामान उठाती है और वहां से महल जाने के लिए निकल जाती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था और अब उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी कि वह यहाँ पर रुके। वही सिद्धार्थ ऑफिस के बाहर निकाल के एक नंबर डायल करता है। 2 से 3 रिंग जाने के बाद ही दूसरी तरफ से फोन कनेक्ट हो जाता है। हेलो राहुल। राहुल, मुझे अभी के अभी तुझसे मिलना है और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। हमारे अड्डे पर जल्दी। इतना बोलने के बाद वो फोन रख देता है और राहुल के जवाब का इंतजार तक नहीं करता है। अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने पीछे खड़े हुए लोगों की तरफ देखा है जो कि उसके बॉडीगार्ड थे। गाड़ी में बैठने के बाद उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूं और याद रहे कि कोई भी मेरे पीछे ना आए। इतना बोलने के बाद वह वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वहां पर मौजूद किसी भी इंसान ने हिम्मत नहीं की थी कि वह उसकी बात के खिलाफ जाए, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करना उनका फर्ज था, इसलिए उनका जो है वह बोलता है, हम इस तरह से उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। उन पर पहले भी कई बार अटैक हो चुका है। अगर वह चाहते हैं कि हम उनके साथ न जाएं तो हमें सेक्रेटली उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद वह इंसान जो कि यह बात बोल रहा था और साथ में 4-5 बॉडीगार्ड्स गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सिद्धार्थ इस वक्त जयपुर के बहुत ही फेमस होटल में आया हुआ था। वैसे तो वह हमेशा अपने लिए प्राइवेट रूम ही बुक करता था, लेकिन इस बार वह नॉर्मल ही डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था और अपने सामने बैठे हुए लोगों को देख रहा था। वहां पर और भी कपल्स आए हुए थे। एक कपल था जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में होगी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जो कि खुशी खुशी वहां पर अपना मील एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी।
उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए आदमी की तरफ देख रही थी और वह आदमी अपने दूसरे हाथ से अपनी वाइफ या पार्टनर को आइसक्रीम खिला रहा था। एक और कपल था जो कि कॉलेज गोइंग कपल होगा। उनमें से एक लड़की थी जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। उसने व्हाइट शर्ट और साथ में डेनिम डांगरी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। वह नॉनस्टॉप बातें कर जा रही थी। वही जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था वह आराम से पेशेंटली उसकी सारी बातें सुन रहा था। सिद्धार्थ इन सब लोगों को बस देख रहा था। तभी उसे अपने सामने से एक आवाज सुनाई देती है, इन सब लोगों को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि तूने मुझे पहले ही बता दिया है कि तू और ईशानी अब डाइवोर्स ले रहे हैं, तो अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सुनकर सिद्धार्थ अपने सामने देखा है तो वहां पर राहुल खड़ा हुआ था। राहुल को जब सिद्धार्थ का फोन आया था तो वह अपनी किसी मीटिंग में जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे कॉल आ गया था जिसकी वजह से वह यहां पर मौजूद था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। उसके बाद राहुल चार खींचकर उसके ऊपर बैठ जाता है। सिद्धार्थ भी उसको ही देख रहा था। उसके बाद वह एक गहरी लंबी सांस लेता है और राहुल की तरफ देखते हुए बोलता है, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं, अचानक से ऐसी बेचैनी हो रही है जैसे कि मेरी पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। आखिरकार 2 सालों से मैं ईशानी से इसलिए तो रुटली बात कर रहा था ताकि वह तंग आकर एक न एक दिन मुझे डाइवोर्स दे दे। और अब जब फाइनली वह चीज हो रही है जो मैं चाहता था तो फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। राहुल बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था और साथ ही साथ सिद्धार्थ के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशंस को भी नोटिस कर रहा था। उसके बाद वह एक गहरी लंबी सांस लेता है और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी आज तुझसे यह बात कहूंगा, तुझे प्यार हो गया है। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तू ऐसी नई बात बता जो मुझे पता ना हो। मुझे पता है कि मैं नव्या से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए ही मैंने ये सब किया था। इसमें तू कौन सी नई बात बता रहा है मुझे? मुझे इस वक्त मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है वह बता। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही बोलता है, मैं तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। तुझे इस बार प्यार हुआ है सच्चा वाला, लेकिन वह प्यार हरगिज ही नव्या तो नहीं है। तुझे तेरी अपनी वाइफ से ही प्यार हुआ है। और तुझे जो कुछ भी बेचैनी महसूस हो रही है वह इसलिए हो रही है क्योंकि तू उसको खोने से डर रहा है। तुझे डर लग रहा है कि कहीं वह तुझे सच में छोड़कर ना चली जाए। लेकिन कांग्रेचुलेशन माय बॉय, तूने अपनी अचीवमेंट हासिल कर ही ली है। आखिरकार तू जो चाहता था वो तो तुझे मिल ही गया है, तो फिर तुझे खुश हो जाना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से बोलता है, राहुल ये कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना कि मैं बचपन से सिर्फ और सिर्फ नव्या से ही प्यार करता हूँ। सिद्धार्थ इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही राहुल उसको रोते हुए बोलता है, नहीं, तूने कभी नव्या से प्यार किया ही नहीं है। तू उसे लड़की से प्यार करता है जो कि लंदन में तुझसे मिली थी। जब तू छोटा था उसने तेरी जान बचाई थी, जिसे हम बचपन का प्यार या अफेक्शन कह सकते हैं। तुझे तुझे उसे छोटी लड़की से प्यार हुआ था बचपन में। तुझे उसे फीलिंग से प्यार हुआ था जो तूने उसे लड़की के साथ महसूस की थी। क्या नव्या के साथ भी तो उसी तरह की फीलिंग महसूस करता है जब वह तेरे साथ होती है? मैं तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। तुझे इस बार प्यार हुआ है सच्चा वाला, लेकिन वह प्यार हरगिज ही नव्या तो नहीं है। तुझे तेरी अपनी वाइफ से ही प्यार हुआ है। और तुझे जो कुछ भी बेचैनी महसूस हो रही है वह इसलिए हो रही है क्योंकि तू उसको खोने से डर रहा है। तुझे डर लग रहा है कि कहीं वह तुझे सच में छोड़कर ना चली जाए। लेकिन कांग्रेचुलेशन माय बॉय, तूने अपनी अचीवमेंट हासिल कर ही ली है।
आखिरकार तू जो चाहता था वो तो तुझे मिल ही गया है, तो फिर तुझे खुश हो जाना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से बोलता है, राहुल ये कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना कि मैं बचपन से सिर्फ और सिर्फ नव्या से ही प्यार करता हूँ। सिद्धार्थ इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही राहुल उसको रोते हुए बोलता है, नहीं, तूने कभी नव्या से प्यार किया ही नहीं है। तू उससे लड़की से प्यार करता है जो कि लंदन में तुझसे मिली थी। जब तू छोटा था उसने तेरी जान बचाई थी, जिसे हम बचपन का प्यार या अफेक्शन कह सकते हैं। तुझे तुझे उससे छोटी लड़की से प्यार हुआ था बचपन में। तुझे उससे फीलिंग से प्यार हुआ था जो तूने उसे लड़की के साथ महसूस की थी। क्या नव्या के साथ भी तो उसी तरह की फीलिंग महसूस करता है जब वह तेरे साथ होती है? राहुल की बात सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए अपनी सोच में गुम हो जाता है। आखिर सच ही तो कह रहा था राहुल। जो फीलिंग उसने लंदन में उसे लड़की के साथ महसूस की थी, ये पता लगने के बाद भी कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नव्या है, जिसका सबूत भी उसने उससे दिया था, तो फिर वह उससे फीलिंग को उसके साथ महसूस क्यों नहीं कर पाता है? लेकिन जब जब वह ईशानी के आसपास होता है उसे वही फीलिंग का एहसास होता है। ऐसा क्यों है जबकि वह जानता है कि ईशानी एक अनाथ लड़की है जो कभी भी लंदन नहीं गई होगी? तो उसके आसपास रहते हुए उसे वह फीलिंग का एहसास क्यों होता है? इस सवाल का जवाब तो खुद सिद्धार्थ के पास भी नहीं था। राहुल जब सिद्धार्थ को इस तरह से अपनी ही सोच में गम देखता है, तो एक गहरी सांस करते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, देख भाई, अभी भी मौका है। संभाल ले अपनी जिंदगी को। क्योंकि अगर यह मौका तेरे हाथ से निकल गया तो शिवाय पछतावे कि तेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तू चाह कर भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा शिवाय तड़पने के। ईशानी एक बहुत अच्छी लड़की है। भले ही मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन तू मेरा भी दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है। मैं तेरे बारे में गलत नहीं सोच रहा हूँ। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, देख राहुल, आखिर जो कुछ भी हो, जो मैं चाहता था वही हो रहा है। और नव्या ही वह लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईशानी ने जो ऑफ द सडन मुझे डाइवर्स दे दिया, जिसकी वजह से मुझे ये झटका लगा है। मुझे इसके पीछे की और कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है जो कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। उसकी यह बात सुनने के बाद तो राहुल को भी अब कोई आप नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वह ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि हम किसी इंसान को कितना ही समझने की कोशिश क्यों न कर ले, इंसान हमेशा वही समझता है जो वह समझना चाहता है। जब तक वह इंसान खुद अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर लेता है, या जब तक वह ठोकर नहीं खा लेता है, तब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता है कि उसने क्या खो दिया है। राहुल ये समझ चुका था, इसलिए वह चुप हो जाता है और एक वेटर को इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। ये सर, आप क्या लेना चाहेंगे? राहुल सिद्धार्थ की तरफ देखा है और फिर वेटर को ऑर्डर देते हुए बोलता है, 1 कैपुचिनो एंड 1 लेट विथ ब्राउन शुगर। ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहां से चला जाता है। उसके बाद राहुल सिद्धार्थ की तरफ देखता है जो कि अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम था। वह उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, अब तुझे यही लगता है तो यही सही। अब इस बारे में ज्यादा मत सोच और खुश हो जा। क्या तुझे नहीं लगता है कि तुझे नव्या के साथ अब कहीं पर घूमने जाना चाहिए? क्योंकि अब तो तू जो चाहता था वह हो गया है। राहुल इतना ही कहता है कि तभी उसकी नजर सिद्धार्थ की नजरों से जा मिलती है जो कि कहीं पर घूर घूर कर देख रहा था। जब राहुल ये देखा है तो वह उसकी नजरों का पीछा करता हुआ उसे दिशा में देखा है जहां पर सिद्धार्थ इस वक्त अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। वहां पर से ईशानी आई हुई दिखाई देती है और उसके साथ एक प्यारी सी लड़की भी दिखाई देती है। और साथ में दो आदमी भी थे जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और देखने में काफी डैशिंग थे। वह चलते हुए जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं।
यह नजारा देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसे दिशा में देखा है जहां पर हमारे सिद्धार्थ बाबू उसे देख रहे थे। सिद्धार्थ का चेहरा इस वक्त काला पीला हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा क्यों आ रहा था ये भी उसे पता नहीं था। राहुल अपना गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखता है और बोलता है, अरे यार, मैंने ईशानी को देखा अभी अभी वहां से आते हुए। क्या तूने भी अभी वही देखा है जो मैंने देखा है? राहुल की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने सेंसेक्स में वापस आता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ यह वही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो इस वक्त या तो महल होना चाहिए था या फिर अनाथ आश्रम में। यहाँ पर क्या कर रही है और ये दोनों लड़के कौन है? ये सब बोलते हुए सिद्धार्थ की आवाज में और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर राहुल को बड़ा मजा आता है क्योंकि यह पहली बार था जब सिद्धार्थ किसी से जल रहा था। उसने आज तक सिद्धार्थ का इस तरह का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए बड़ा मजा आ रहा था उसे। और वह उसके मजे लेते हुए बोलता है, यह छोड़ने वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वह तुझे डाइवर्स दे चुकी है और कुछ महीनों में तुम्हें डाइवर्स मिल भी जाएगा। तो आपको किसी के साथ भी घूम, किसी के ही साथ भी, फिर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है इस चीज से? सिद्धार्थ घूर कर राहुल की तरफ देखता है और बोलता है, राहुल ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, आखिर वह मेरी वाइफ है। उसकी यह बात सुनकर राहुल हंसने लगता है और हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा तो तूने अभी अभी कहा है कि वह तेरी वाइफ है, तो क्या करेगा तू? जाकर उसे रोकेगा या फिर उसे जाकर यह पूछेगा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है? और ये दोनों लड़के कौन हैं जो उसके साथ आए हैं? उसके सवाल का जवाब देते हुए सिद्धार्थ तपाक से बोलता है, हाँ मैं सच में जाकर उससे यही सवाल पूछूंगा। आखिर अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, होने वाला है। इतना कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर वहां पर जाने ही वाला होता है कि राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से उसकी जगह पर बैठता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या ईशानी ने कभी तुझे रोका है? क्या उसने कभी तुझे कहा था कि तुझे यहाँ नहीं जाना है, या वहां नहीं जाना है, यह नहीं करना है, या वह नहीं करना है? जबकि उसे टाइम पर वह तेरी वाइफ थी, तेरी लीगल वाइफ। कुछ दिनों पहले तूने खुद ईशानी के सामने अपनी प्यारी नव्या को उसके सामने ले जाकर उसको ये कहा कि तू उससे नहीं, इससे प्यार करता है और इसे ही शादी करना चाहता है। क्या तब ईशानी ने तुझे कुछ पूछा? तू जो चाहता था उसने तेरे लिए वह सब कर दिया। तो आखिर तो किस हक से जाकर उससे यह रहेगा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुझे लगता है कि वह तेरे सवालों का जवाब देगी, जैसे वह पहले तेरी हर एक बात मान लिया करती थी, तेरे हर एक सवाल का जवाब देती थी। और तू उससे इतनी गंदी तरह से बात करता था, फिर भी वह अपना सर झुकाकर तेरी हर एक बात मानती थी। क्या डाइवोर्स लेने के बाद, उसमें इतनी बदलाव होने के बाद, क्या तुझे अभी ये लगता है कि वह ईशानी पहले वाली ईशानी है जो तेरी हर एक बात अपना सर झुकाकर मानेगी? पागलपन मत कर सिद्धार्थ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मुझे ये बात सुनकर सिद्धार्थ वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब भी ईशानी पर ही टिकी हुई थी और वह सोने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह इंसान है कौन जो कि इस वक्त ईशानी के साथ है। वही राहुल था, उसकी नजर तो ईशानी के साथ आई हुई उसे लड़की पर ही अटक गई थी। वह तो बस उसे देखे जा रहा था, उसे उसकी क्यूट सी शक्ल बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, ऊपर से वह सबसे हसरत कर बातें कर रही थी जिससे वह और भी ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। वह अपनी जगह से खड़ा होता हुआ वहां पर जाने वाला होता है कि सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, अभी अभी तो तुम मुझे लेक्चर दे रहा था कि मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए, तो फिर तू वहां पर क्या करने जा रहा है? उसकी बात सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, भाई मैं तेरे बारे में मना किया था कि तू वहां पर नहीं जा सकता है। तेरा और ईशानी का रिश्ता खत्म होने वाला है, मेरा और ईशानी का नहीं। मैं अभी उसका भाई हूं और हमेशा रहूंगा।
और अब बकवास करना बंद कर मुझे जाने दे, वैसे भी मैं बहुत दिनों से ईशानी से मिला नहीं हूँ। इतना कहने के बाद राहुल उसे दिशा में चला जाता है जहां पर ईशानी और वह दो लोग और साथ में वह लड़की बैठी हुई थी। ईशानी इस वक्त यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आई थी। ये वही लोग थे जो कि उसे अपने शो के अंदर जज के तौर पर इनवाइट करना चाहते थे, और इसलिए ही गुनगुन ने उनके साथ ईशानी की मीटिंग फिक्स कर दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर उन्हें कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा। अभी उन्होंने अपना ऑर्डर दिया ही था और वह बातचीत करने ही वाले थे कि तभी ईशानी को अपने सर पर किसी का गर्म हाथ महसूस होता है। वह जल्दी से अपना सर घूमकर पीछे देखी है तो उसे एक मुस्कुराता हुआ हैंडसम सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर ईशानी के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होते हुए उससे गले लगाती है और बोलती है, राहुल भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कितने दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए, आप तो एक बार फोन करके भी मुझसे नहीं पूछते हो अब। ये कहते हुए ईशानी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ईशानी पूरे 1 साल बाद उसे देख रही थी। एक वही ऐसा इंसान था जो सच में उससे प्यार करता था और सच में उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था, और उससे बहुत प्यार भी करता था। जब भी वह महल आता था उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया उसके लिए। सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, थैंक यू सो मच। स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो। फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या ईशानी की सच्चाई आ जाएगी सिद्धार्थ के सामने? क्या रिएक्शन होगा सिद्धार्थ का सच्चाई जानने के बाद? स्टोरी प्रमोशन। लव अगेन स्टार्ट विथ फोर्स मैरिज। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीद कर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी?